हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, आज जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, मोर और लेस आई विल से कि ब्रिटिश के लिए अकाउंटेबल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल और पैलेस्टाइन इशू की। देखिए, इजराइल और पैलेस्टाइन इशू पे अगर किसी को जेन्युइनली एक लेमन से ये पूछा जाए या फिर एक जियोपॉलिटिकल डॉक्टर से ये पूछा जाए कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो आज के टाइम पे शायद वो सॉल्यूशन ना बता पाए, अगर वो किसी भी लेवल पे टिल्टेड नहीं है तो। बट हाँ, टिल्टेड है, वेस्टर्न थॉट रखता है, या फिर हो सकता है इज़राइल के टुवर्ड्स कुछ सेंसिटिविटी रखता है, या फिर अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी को सपोर्ट करता है, तो वो झट से डिसीजन दे देगा। लेकिन जेन्युइनली इस प्रॉब्लम का कोई जेन्युइन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड आई विल से डायरेक्टली ब्रिटिश आर अकाउंटेबल फॉर दिस प्रॉब्लम। इवन ब्रिटिश आर अकाउंटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर हो, चाहे वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर हो, चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर हो, चाहे वो इजराइल पैलेस्टाइन इशू हो, चाहे वो अफ्रीकन नेशंस का इशू हो, चाहे वो मैक्सिको की यूएस के साथ में बाउंड्री का इशू हो, चाहे वो कोल्ड वॉर एरा हो, चाहे या फिर आपके वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हो। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे ब्रिटिश की मिस्टेक्स की वजह से पैलेस्टाइन इस प्रॉब्लम को आज झेल रहे हैं। और सिर्फ पैलेस्टाइन नहीं, इवन जूइस भी इसी से सफर कर रहे हैं, क्योंकि वॉर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। वॉर इज नॉट पीस। वॉर से अगर कोई होमलैंड आप ले भी देते हो तो वो पीसफुल नहीं रहती है। चलिए इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबको जो आइडिया है वो ये है कि सर एक मैंडेट था। कब का? एक मैंडेट आया 1948 में। यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होता है, और उस यूएन के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि यूएस के लिए पैलेस्टाइन के अंदर एक स्टेट बनाया जाए, जिसको कि इजराइल नाम दिया गया। लेकिन बातें इससे काफी पुरानी हैं, क्योंकि 1948 वाज नॉट द टाइम जिसमें रियल में ही जूस प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। इट वाज द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी आई विल से, जहां से जूस प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है और कैसे ब्रिटिश इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इजराइल पैलेस्टाइन इशू एक काफी कॉम्प्लेक्स, काफी डीपली एक रूटेड जियोपॉलिटिकल इशू है। ये इशू जो है आपका, वो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बाउंड्री डिवीजन के ऊपर देखने को मिलता है, जो मेजर एरिया आपके जॉर्डन रिवर और मेडिटेरियन सी के आसपास का रीजन देखने को मिल जाता है। अब ये रीजन को, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं बात करूं, तो ये जियोपॉलिटिकल इशू है, ये एक रिलीजियस इशू है, ये आपका एक इंटरनेशनल इशू है, ये आपका एक ज्योग्राफिकल इशू भी देखने को मिलता है। मतलब ये हुआ कि लोगों की सेंटीमेंट से लेके जियोपॉलिटिकल लेवल तक, पावर की डिटर्मिनेशन तक, पावर के प्रूवन मैटर तक, एक रिलीजन को प्रोटेक्ट करने से लेके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तक, ये इशू जो है वो कोरिलेट करता है। सिचुएशन ये होती है कि देखिए, वर्ल्ड के अंदर मोस्टली जो आपके ज्यूइश हैं वो अलग अलग स्टेट में रह रहे थे। अलग अलग स्टेट का मतलब अलग अलग कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। एंड आपको पता है कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में रेसिज्म है। ऐसे ही ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज के अंदर बहुत सारे रेसिज्म किए हैं। और यही रेसिज्म का कारण देखने को मिलता है कि ज्यूइश क्योंकि माइनॉरिटी में थे एट एवरी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई दे वर प्रोजिक्यूटेड। हर पार्ट के अंदर उनका प्रोजिक्यूशन होता हुआ नजर आता है। तो फिर सभी ज्यूइश मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या डिसीजन लेना पड़ेगा? हमें अपना एक कंट्री बना लेना चाहिए जहां पे हम लोग मेजोरिटी में होंगे, और जहां हम मेजोरिटी में होंगे एटलीस्ट हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और ये जो मूवमेंट स्टार्ट होती है, ये मूवमेंट बहुत एग्जैगरेट हो जाती है। इसको मूवमेंट को बोलते हैं जियोनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, कि ज्यूस का एक स्टेट बनाना है। अब सवाल ये था कि क्या पैलेस्टाइन डिसाइड कर दिया गया था? नो, पैलेस्टाइन डिसाइड नहीं किया गया था। बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए। उनमें से अर्जेंटीना एक ऑप्शन हो सकता था, युगांडा एक ऑप्शन हो सकता था, पैलेस्टाइन भी उनमें से एक ऑप्शन था। दैट वाज जस्ट ए कोइंसिडेंस कि आज पैलेस्टाइन के अंदर इजराइल बना हुआ है, राइट? और इवन आई विल से कि आज इजराइल के अंदर पैलेस्टाइन है। लेकिन आउट ऑफ द ऑल ये डिसाइड किया जाता है इन सब फैक्टर्स के अराउंड, पैलेस्टाइन एक एरिया सेलेक्ट किया जाता है जहां पे शायद मूवमेंट किया जा सकता है। ओपिनियन इवेंचुअली रेज होता है और पैलेस्टाइन को सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि रिलीजन के हिसाब से पैलेस्टाइन जो रीजन था वो यूएस के लिए एक सिग्निफिकेंट रीजन था। ऑब्वियस सी बात है, अपने कौम को प्रोटेक्ट करना है, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात है, अपने लोगों को एक साथ रखने की बात है, तो क्यों ना हम एक रिलीजियस डेस्टिनेशन को चूज करने जो हमारे लिए वैसे भी एक होली प्लेस की तरह बिहेव करता है। जेरूसलम के बारे में आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। वॉल इन द जेरूसलम, जो यूएस के लिए एक काफी पवित्र स्थान माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, रेजोल्यूशन पास हुआ और सब मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यूस ने क्या किया, इजराइल के पैलेस्टाइन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया। 20th सेंचुरी का टाइम होता है,
ये प्रोसेस जो है उसको एलिया के नाम से जाना जाता है और फर्स्ट एलिया जो होता है, जो मूवमेंट होता है, वो 1881 से लेके 1903 के बीच में प्रिडोमिनेंटली देखने को मिल जाता है। जो इस पॉपुलेशन जो है वो वहां पे मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब क्या होता है, देखिए, ये जो रीजन था उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के अंदर है, लेकिन एम्पायर कोई भी हो, राजा कोई भी हो, ग्रेडीनेस तो उसके अंदर होती है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म देखने को मिलता है इस एरिया में। आपको बखूबी पता होगा अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का क्या मतलब होता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जैसे इंडिया के अंदर हुआ करता था, लैंड किसी और के नाम पे है, बंदा यहां रहता भी नहीं है, लेकिन उसके नाम पे लैंड है और वो टेनेंट का एक्सप्लॉइटेशन करता जा रहा है। बस ऐसा ही कुछ यहां पे भी देखने को मिल रहा था। अब आप बताइए कि अगर एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म होगा तो कितने ज्यादा इलीगल ट्रेडिंग हो सकती है लैंड की। और जो लैंडलॉर्ड है, क्या उसको कोई खून पसीने की कमाई थोड़ी है जो उसको इतना ज्यादा अटैचमेंट होगा। इसलिए जूइस वहां पे जाते हैं और जूइस वहां पे लैंड परचेज करना स्टार्ट करते हैं। इलीगल तरीके से लैंड परचेज किया जाता है, मिडलमैन के थ्रू किया जाता है। इवन एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की वजह से इनको काफी ज्यादा लैंड जो है वो दे दी जाती है। नेटिव प्लेस क्या है, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन भी उनका नेटिव प्लेस है। तो टेंशन तो राइज होंगी ही ना, क्योंकि बाहर से अगर कोई आता है, जैसे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने लैंड परचेज करना स्टार्ट किया, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट किया, टेंशन तो चलती चली गई थी। हाँ ठीक है, इंडिया के अंदर वही डिवाइड एंड रूल, तो वही प्रोसेस यहां भी होगा। जूइस जो है वो लैंड परचेज करना स्टार्ट करते हैं और पैलेस्टाइन उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई विल से पैलेस्टाइन वाज अंडर द ऑटोमन रूल एंड दैट्स व्हाई ये सब चीजें जो है वो एक बेसिस पे चली जाती हैं। और अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म इसका सबसे बड़ा कारण बनता है। जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अच्छी खासी काम करते थे, वेल्थ उनके पास थी और वेल्थ है तो लैंड को परचेज करना उनके लिए काफी आसान था। अब आता है एक टाइम, कौन सा टाइम, वर्ल्ड वॉर वन का टाइम। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर वन का जब टाइम आता है, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से पहले मुझे पता है कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका था। और ऑटोमन एम्पायर जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो ब्रिटिश रूल के अंदर ये सारे रीजन आ जाते हैं। जब सारे रीजन ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाते हैं तो ब्रिटिश ये देखते हैं कि जो इसकी सपोर्ट हमें वर्ल्ड वॉर वन के अंदर चाहिए। क्यों? क्योंकि अरब नेशंस तो ज्यादा सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे। दैट्स व्हाई दे रिक्वेस्ट कि आप क्या करो, हमारी सपोर्ट करो। ऑब्वियस सी बात है, जो इस ऐसे तो सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ मांगेंगे बदले में। आपको याद है बेल्फोर डिक्लेरेशन? नहीं याद होगा सर, पहली बार सुना, याद कैसे होगा। लेकिन आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो याद होंगी ना। जब वर्ल्ड वॉर चलता है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती हैं ताकि बातचीत से मसला सुलझा लिया जाए और इंडिया के लोगों को वॉर में पार्टिसिपेट करवाया जाए। बस ब्रिटिश यहां भी वही करते हैं। एक डिक्लेरेशन आती है बेल्फोर डिक्लेरेशन। क्या किया जाता है इसमें? इसमें बताया जाता है कि जो इस सेल्टर जो हैं, they become evident and were not there to assimilate and leading to a growing divide between the communities। और यूरोपियंस जो हैं ये सेंसिबली इस इशू को समझ रहे थे कि इससे तरीके से जो जोइस माइग्रेट कर रहे हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। लेकिन 1917 में एक डिक्लेरेशन आता है जिसके अंदर एक्सप्रेस किया जाता है सपोर्ट फॉर जोइस नेशन इन द होम ऑफ पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन के घरों में एक जोइस होम बनाया जाएगा, एक लैंड दे दी जाएगी आपको रहने के लिए और ब्रिटिश इसको सपोर्ट करते हैं। अब आप सोच के देखो, समवन एट द हायरार्की आपको बोले कि आप हमारा वर्ल्ड वॉर में साथ दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा क्या चाहिए। ये डिक्लेरेशन काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द ओल कोर्स ऑफ द इवेंट। क्योंकि ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को सपोर्ट किया, वर्ल्ड वॉर वन ये जीत जाते हैं। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन जीत जाते हैं तो फिर जो इसके लिए एक छोटा सा एरिया, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा एरिया कार्व आउट किया जाता है। अब आप सोच के देखो, क्या पैलेस्टीनियन पीपल को ये हजम होगा? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिश जो है आपका क्या हो गया, ऑटोमन एम्पायर के बाद में वर्ल्ड वॉर वन के बाद आपका ब्रिटिश जो है वो फुल पावर में आ गए हैं। अब फुल पावर में आ गए हैं तो वो क्या करते हैं, आपका इसको रेजोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट 3 डिकेड तक इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट 3 डिकेड्स के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वायलेंस लगातार चलता चला जाता है। अब लगातार चलता चला जाता तो आपको पता है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे, वैसा ही कुछ यहां पे भी देखने को मिलता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉपर डिवीजन ना करके ब्रिटिश ने क्या किया, बस अपना झोला समेटा और निकल गए। द सेम प्रोसेस दे एग्जीक्यूटेड इन पैलेस्टाइन एंड इजराइल रीजन। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि देखिए वर्ल्ड में डेमोक्रेसी बढ़ रही है,
हर वर्ल्ड का कंट्री अपने आप में डेमोक्रेटिक कंट्री होने की कोशिश कर रहा है। हर कंट्री अपने आप की इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी की डिमांड कर रहा है। चलिए इनको सॉवरेनिटी दे देते हैं, लेकिन सिक्का इतना खेला गया कि यूएन का प्रपोजल दे दिया गया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं यूएन। जब सबका मसला होगा तो यूएन में जाके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यूएन में पावरफुल कौन है? वही उनके सपोर्टर ब्रिटेन, यूएस, रशिया, जो भी सुपर पावर थे, जो पहले से वर्ल्ड को रूल करते आए थे, आज यूएन में वो भी पॉपुलर थे। तो इन्होंने क्या बोला कि आपके वायलेंस तो कंटिन्यू है, इसलिए 1947 वी आर एंडिंग दी सिचुएशंस एंड वी विल से कि इसको हम यूएन में जाके मैटर को सॉल्व करेंगे। यूएन के अंदर मैटर चला जाता है, ब्रिटेन वहां भी डोमिनेटिंग है। यूएन के अंदर मैटर चला जाता है और यूएन जनरल असेंबली के अंदर वोट डिवाइड होती है पैलेस्टाइन के लिए कि जो स्टेट बनाया जाए पैलेस्टाइन में से। अरब स्टेट ऑब्वियस सी बात है, इसको अपोज करेंगे। और इजराइल 1948 में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है और इंडिपेंडेंस के साथ साथ में यूएन के अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि भाई यहां पे इजराइल तो बनेगा। इजराइल बनेगा तो इजराइल ने बनना तय हो गया। क्या अरब नेशन को पसंद आएगा? नॉट एट ऑल। ईरान, इराक, दैट इज ये आपका सऊदी अरेबिया, ये सब इसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट थी यहां समझने की कि एक तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर क्या था कि ये खुद ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर बिलीव करते थे, इजरायली पीपल, ठीक है, या फिर जूइश पीपल। दूसरा, इनकी आर्मी बहुत डिसिप्लिन हो चुकी थी ब्रिटिश के साथ काम करके, और इन दो तरीकों से ये वॉर को जीत जाते हैं। अब ये जब भी वॉर जीतते हैं, कुछ टेरिटरी को एनेक्स करते हैं, फिर वॉर जीतते हैं, फिर से कुछ टेरिटरी को एनेक्स करते हैं, और इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये सिचुएशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस चलती चली जाती है। और आज भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे इजराइल की फॉर्मेशन होती है, जैसा मैंने बताया, इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सब इसके ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करते चले जाते हैं। अब सवाल ये क्या है? सवाल ये है कि यूएन से रेजोल्यूशन पास हुआ। यूएन का रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? यूएस, ब्रिटेन जो भी चाहते हैं वो हो रहा था। अब यूएस और ब्रिटेन जो चाहते हैं वो अगर हो रहा है, तो क्या यूएस ब्रिटेन वॉर में इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे? दे वर सपोर्टिंग, क्योंकि उनको पता था इस मैटर का रेजोल्यूशन तो पहले भी नहीं था। हमें तो अपना पीछा छुड़ाना था, हमें बैकआउट करना था बस। हम इस गंदी नाली के अंदर अपने हाथ तो धोते रहेंगे, लेकिन इस गंदगी के लिए हम अकाउंटेबल नहीं होंगे। बस इतना सा था। मतलब क्या हो गया? पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ब्रिटेन अगर वहां रहता तो फिर सब कहते कि ब्रिटेन की वजह से वॉर हुआ है। ब्रिटेन ने बड़े अच्छे से सेफ प्ले कार्ड खेला, यूएन का मैटर दिखा के कि यूएन में आइए, वहां पे सॉल्यूशन करते हैं, और यूएन के अंदर सॉल्यूशन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डिसीजन वही है, ब्रिटेन बहुत पहले से इजराइल को उस टाइम पे सपोर्ट कर रहा था। और क्यों? क्योंकि हमें वर्ल्ड वॉर में आप सपोर्ट करो, बस इतना सा कारण है और कोई नहीं है। वही फूट डालो, राज करो। एंड द सेम प्रोसेस इज फाउंड ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाई यूएस के अंदर क्या देखने को मिलता है? यूएस का फंड, यूएस की टेक्नोलॉजी, यूएस के वेपन्स, ब्रिटेन के वेपन्स इजराइल को सपोर्ट करते हुए इजराइल सभी नेशंस को हरा देता है। दिस वाज फॉलोड बाय मोर अरब एंड इजराइल वॉर, और इजराइल इस तरीके से अपनी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करता चला जाता है। और इजराइल का एक्सटेंशन कुछ ऐसे होता है, पैलेस्टाइन ग्रीन कलर में दिखाया गया है, व्हाइट कलर में इजराइल है, और देखिए किस तरीके से इजराइल बढ़ता चला जाता है। आज वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये दो एरियाज ऐसे हैं जो कि आपके पैलेस्टीनियन रीजन हैं, बाकी तो सारा इजराइल ही है। और यही प्रोसेस लगातार चलता चला जाता है। आज की बात करें तो 193 नेशंस यूएन के अंदर, इसमें से 139 पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं और 165 इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं। गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, यही ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि क्या है आपके इस मैटर के अंदर पैलेस्टाइन के पास में है। और यहां पे इजराइल की मिलिट्री अब डोमिनेटिंग है। मैं सवाल ये नहीं कर रहा कि इजराइल सही है या पैलेस्टाइन सही है, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि ब्रिटेन ने एक ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड को डाल दिया है कि उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि ये लैंड तो पैलेस्टीनियन की थी, बट इजराइल पीपल या जूइश पीपल जाएंगे तो जाएंगे कहां? क्या उनका अपना होम प्लेस नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए, मेरा सिंपल सा कहना यह कि ब्रिटेन ने हर प्रॉब्लम को बीच में छोड़ दिया है ताकि वर्ल्ड के अंदर बाद में भी वो रूल कर सके। एंड दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। द वर्ल्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपर पावर इवन एज ऑफ नाउ। और यही कारण है जिसकी वजह से इवन आज के टाइम पे भी अगर यूएन इतना ही बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, तो क्यों यूएन वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन वाले कंट्री को परमानेंट सीट नहीं दे देता? तो आपको क्या लगता है, यूएन जो बनाया गया था वो ब्रिटेन ने अपने लिए बनाया था, एक तरीके की कॉलोनी एस्टेब्लिश करने के लिए? उनको नहीं पता था वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आएगी और यूएन शायद उस वेपन की तरह काम नहीं करेगा। उस टाइम तो उन्होंने यही सोचा कि इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से सही। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो हमारा फर्ज होता आया है। तो एक्चुअली ये सारी अकाउंटेबिलिटी जाती है ब्रिटेन के सर। ब्रिटेन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टा हैंडल। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।